प्रोफेसर एस.एन. लाल, भारतीय अर्थव्यवस्था, अध्याय 6, नगरीकरण समस्याएं और प्रभाव, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड इम्पैक्ट। नगरीकरण की व्याख्या सामान्यतः निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित होती है। का, नगरीकरण का आशय तथा उसकी प्रवृत्ति। खा, नगरीकरण का कारण। गा, नगरीकरण का प्रभाव तथा उससे जनित समस्याएं और मुद्दे। घा, समाधान। इन्हें हम यहाँ संक्षेप में ले रहे हैं। नगरीकरण को अनेक अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामीण समाज का शहरी वातावरण में परिवर्तित होना या ग्रामीणों द्वारा नगरीय मूल्यों को अपनाना नगरीकरण माना जाता है। मानव शास्त्र के क्षेत्र में लोक संस्कृति, फोक कल्चर का शहरी संस्कृति में परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाता है। भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण का शहरी वातावरण में बदलना एवं नए शहरों की उत्पत्ति को नगरीकरण कहा जाता है। जनांकीकी में पी.एम. होसर के अनुसार नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट के कारण शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रव्रजन माइग्रेट करते हैं। इस प्रकार शहरों का विस्तार होता है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारी संख्या में ग्रामीण लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं, जो मुख्यतः शहरों में सुविधाओं के केंद्रीकरण के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी पॉकेट्स में लोग केंद्रित हो जाते हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात बहुत बढ़ जाता है। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाना, इस प्रकार जनसंख्या का केंद्रीयकरण नगरीकरण का सूचक अवश्य है, जैसा सामान्यतः लिया जाता है। पर आर्थिक विकास के संदर्भ में नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, एरिया, श्रमशक्ति और आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से सिमटता जाता है तथा नगरीय क्षेत्र द्वारा बहुत अधिक सीमा शोषित हो जाती है। इस प्रकार नगरीकरण में दो प्रकार की प्रक्रियाएं मिलती हैं। नगरों की शहरों की संख्या में गुणात्मक मल्टीप्लिकेशनल वृद्धि तथा क्षय, शहर विशेष के आकार साइज में वृद्धि। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात की वृद्धि को सामान्य रूप से नगरीकरण का सूचक माना जाता है। यदि कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि होती है तो यह बढ़ते हुए नगरीकरण का सूचक होगा। यह परोक्ष रूप से नगरीय जनसंख्या और नगरों की संख्या तथा उसके आकार में वृद्धि का भी सूचक होता है। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर कोई देश कृषि समाज से औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होता है। नगरीकरण को औद्योगिकीकरण और विकास का भी सामान्यतः सूचक माना जाता है। नगरीकरण की क्रमिक प्रक्रिया शुरू में तेज हो सकती है, पर एक सीमा के बाद जबकि नगरीकरण 60 से 65% हो जाए तो यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है। पर एक सीमा के बाद ह्रास की भी प्रवृत्ति शुरू हो सकती है। शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर झुकाव शुरू हो जाता है। नगरीकरण का प्रसिद्ध किंग्सले डेविस मॉडल नगरीकरण को दूर तथा फैले हुए मानवीय सेंटीमेंट बसने की क्रिया के स्वरूप को बसने की केंद्रीयकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है।
इसके अनुसार नगरीकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें एक देश कृषि प्रधान से औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होता है। यह मॉडल नगरीकरण की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त करता है: प्रारंभिक या शुरुआती अवस्था, इनिशियल स्टेज, त्वरण अवस्था, एक्सीलरेटेड स्टेज, और तीसरी और अंतिम अवस्था, फाइनल स्टेज। इसके अनुसार जब शहरी जनसंख्या 30% से कम हो तो प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। जब शहरी जनसंख्या 30% से 75% हो जाए तो इसे त्वरण, तेज़ी से बढ़ती हुई अवस्था कहेंगे। पर जब शहरी जनसंख्या 75% से अधिक हो तो इसे अंतिम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शहरी जनसंख्या स्थिर हो जाती है। नगरीकरण का अर्थ है शहरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण, अर्थात किसी राज्य की कुल जनसंख्या का जितना ही अधिक भाग नगरों में केंद्रित होगा और कुल जनसंख्या का जितना ही अधिक अनुपात शहरी जनसंख्या का होगा, वह राज्य उतना ही अधिक नगरीकृत होगा। राज्य के क्षेत्र के अनुपात को प्रदेश के शहरों के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में या नगरों की संख्या के रूप में इसे परिभाषित करना ठीक नहीं। नगरीय क्षेत्र को इस रूप में परिभाषित किया जाता है: ए, सभी स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम, कंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाई एरिया हो। बी, अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित शर्तों की पूरी करें: फर्स्ट, कम से कम 5000 जनसंख्या। सेकंड, कम से कम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो। तथा थर्ड, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 हो। नगर की परिभाषा जनगणना 1961 से 2001 तक लगभग समान रही, अतः विभिन्न अवधियों में नगर की परिभाषा जनगणना 1961 से 2001 तक लगभग समान रही, अतः विभिन्न अवधियों में नगरों की संख्या को नगरीकरण का आधार माना जा सकता है। 1961 में भारत में सभी क्षेत्र के कुल 2330 नगर थे, जिनकी संख्या 1981 में बढ़कर 3245 हो गई, 91 में 3609 हो गई, 2001 में 4000 तक पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि इसमें नगरीय समूहों को एकल नगरीय इकाई माना गया है, नहीं तो नगरों की संख्या और अधिक हो सकती है। 1921 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत केवल 11.17 था, जो 1951 में 17.29 हो गया, 1961 में 17.97 हो गया। इस प्रकार 1971 से 2001 के बीच नगरीकरण में तेज़ी से वृद्धि हुई। भारत की सभी जनगणनाओं में नगरों को उनके जनसंख्या आकार के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी, द्वितीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी, द्वितीय श्रेणी में 50,000 से लेकर 99,999, तृतीय श्रेणी में 20,000 से लेकर 49,999, चतुर्थ श्रेणी में 10,000 से लेकर 19,999, पाँचवीं श्रेणी में 5,000 से लेकर 9,999 और छठी श्रेणी में 5,000 से कम। नगरीकरण में वृद्धि विकास का सूचक माना जाता है, पर तेजी से बढ़ता हुआ नगरीकरण नगरीय समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि तीव्र नगरीकरण के साथ नगरीय सुविधाओं में तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती।
इसलिए स्थान, आवास, रोजगार, विद्युत एवं जल आपूर्ति, परिवहन, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य एवं अन्य जन उपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि की भी समस्या बढ़ती है। देश के बड़े नगर निगम नगर निगम स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल और जनसंख्या मिलियन में। पहला दिल्ली, स्थापना वर्ष है 1958, क्षेत्रफल है 1397.3 और जनसंख्या है 11.8 मिलियन। सेकंड में ग्रेटर मुंबई, स्थापना वर्ष 1888, क्षेत्रफल है 438 और जनसंख्या है 12.48 मिलियन। तीसरे नंबर पर है कोलकाता, 1876 में इसकी स्थापना, क्षेत्रफल है 187 और जनसंख्या है 4.49 मिलियन। इसके बाद चौथे स्थान पर है चेन्नई, स्थापना वर्ष है 1688, क्षेत्रफल है 426 और जनसंख्या है 4.68 मिलियन। तो सबसे पुराना चेन्नई हो गया 1688 और सबसे आधुनिकतम दिल्ली हो गया। विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में भारत के 3 शहर सम्मिलित हैं। इनमें सम्मिलित शहरों में मुंबई छठा, दिल्ली 7वां और कोलकाता का स्थान 8वां है। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 नगर 2011 की स्थिति के अनुसार मिलियन में बताए गए हैं। शहर हैं ग्रेट मुंबई, वृहत मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है, जनसंख्या है 18.4 मिलियन। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जनसंख्या है 16.31 मिलियन। तीसरे नंबर पर कोलकाता है पश्चिमी बंगाल का, जनसंख्या है 14.11 मिलियन। चौथे नंबर पर चेन्नई है तमिलनाडु का, जनसंख्या है 8.70 मिलियन। पाँचवें स्थान पर बेंगलुरु है कर्नाटक का, जनसंख्या 8.05 मिलियन। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या नगरीय संकुल मेट्रोपोलिस की संख्या 8 है, जिसमें 5 ऊपर दिए गए हैं और शेष 3 नगर हैं। छठा हैदराबाद, जनसंख्या है 7.74 मिलियन। सातवां है अहमदाबाद 6.44 मिलियन और 8वां है पुणे 5.05 मिलियन। नगरीय जनसंख्या तथा 2011 की जनगणना। नगरीय जनसंख्या और 2011 की जनगणना। जनगणना 2011 के जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े सामने आए उससे यह स्पष्ट होता है कि 2001 से 2011 के बीच नगरों की नगरीय जनसंख्या में 90.99 मिलियन की वृद्धि देखी गई। स्वतंत्रता के बाद से पहली बार भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा अधिक देखी गई। 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि 90.47 मिलियन रही, जबकि इसी अवधि में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 90.99 मिलियन दर्ज हुई। प्रतिशत रूप में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 31.8 रही, जबकि पिछली शताब्दी की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि 12.18% की 2.6 गुनी रही। 1991 से लेकर 2001 के बीच ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि 18.09% रही, जो 2001 से 2011 की अवधि में बहुत तेज़ी से गिरावट के साथ 12.18% रही, पर नगरीय जनसंख्या में इस अवधि में 31.47% से केवल थोड़ी बढ़कर 31.8% रही। इससे यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं और रोजगार
सृजन में नगरीपुट तेज हुआ, नगरीकरण में तेजी से वृद्धि हुई। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की संपूर्ण जनसंख्या 12.08 मिलियन में से 377.11 मिलियन या 31.16% शहरों में रहती है। 2001 कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 27.82% था। 1028.61 मिलियन जनसंख्या में 286.12 मिलियन का हिस्सा। जनगणना 2011 से यह स्थापित होता है कि दिल्ली भारत में सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित राज्य है, जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 97.5 है। दिल्ली के बाद गोवा 62.2%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%, महाराष्ट्र 45.2%, गुजरात 42.6% तथा पश्चिमी बंगाल 31.9% आते हैं। पर निरपेक्ष रूप से नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं। अधिक से कम की ओर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल। तमिलनाडु में, जिसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 48.45 है, 40 से ऊपर नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं। 40% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं। केरल 47.72%, महाराष्ट्र 45.72%, गुजरात 42.58%। नगरीकरण बढ़ावा देने के कारण अभी हम लोगों ने नगरीकरण की अवधारणा तथा भारत में नगरीकरण की तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की। अब हम इसको लेते हैं कि आखिर नगरीकरण क्यों होता है, क्या कारक हैं जो नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं। नगरीकरण एक स्वाभाविक प्रतिभास नहीं है, बल्कि अधिकांशतः औद्योगिकरण तथा शहरों के विकास, उनमें बढ़ती हुई हर प्रकार की सुविधाएं तथा साथ ही गांव के विकास की अवहेलना, गांवों में रोजगार की कमी, कृषि रोजगार का मौसमी स्वभाव तथा गांवों में ऊंची जाति वाले लोगों द्वारा गरीबों की प्रताड़ना तथा शोषण का परिणाम है। विकास की प्रक्रिया अधिकांशतः औद्योगिकीकरण से शुरू होती है और उद्योग अवसंरचना के विकास के कारण बिजली की उपलब्धता तथा शिक्षा, मनोरंजन तथा अन्य सुविधाओं के कारण बड़े बड़े शहरों में केंद्रित होती है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र, जो विशुद्ध रूप से कृषि पर आधारित रहा है, हर तरह से पिछड़े रहा, जहां जीवन निर्वाह की आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव रहा, न शिक्षा की सुविधा न स्वास्थ्य की सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय तथा क्रय शक्ति अत्यंत ही कम रही, जो रहा भी वह चंद परिवारों के पास ही केंद्रित रही। अधिकांश जनसंख्या दूसरों के खेतों में काम करके या कुछ शारीरिक श्रम करके किसी प्रकार जीवन यापन कर लेती है। ऐसी स्थिति में लोग बाध्य होकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर रोजगार की तलाश में या गरीबी से बाध्य होकर प्रवास माइग्रेट करते हैं। गांव से एक व्यक्ति या समूह का शहर की ओर जाना श्रृंखला प्रभाव को जन्म देता है। अधिकांशतः बूढ़े, स्त्रियां तथा बच्चे ही गांव में रह जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर प्रवास को हम बाध्यकारी कारक, पुश फैक्टर कह सकते हैं। बाध्यकारी कारक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास के सबसे प्रबल कारक रहे हैं। कुछ प्रवास शहर में उपलब्ध सुविधाओं, अच्छी जीवन निर्वाह की दशाओं, चकाचौंध आदि के आकर्षण के कारण होता है।
इन्हें हम प्रवास के आकर्षण या पुल फैक्टर या ऐसे कारक जो शहर की ओर खींचने से संबंधित हैं कह सकते हैं। किसी शहर विशेष में उद्योगों का केंद्रीकरण भी पुल फैक्टर का ही एक विशिष्ट रूप है। इस प्रकार जहाँ बाध्यकारी कारक गरीबों तथा ज़रूरतमंदों को जो मुख्यतः रोजगार या छोटे मोटे धंधों की तलाश में रहते हैं उनको प्रवास के लिए बाध्य करते हैं, वहीं आकर्षक कारक या पुल कारक धनियों और संपन्न लोगों को प्रवास के लिए आकृष्ट करते हैं। इनमें सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही नहीं आते बल्कि छोटे क्षेत्रों से बड़े शहरों की ओर भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ग्रामीण संपन्न शहरों में आंशिक रूप से प्रवास करते हैं, मकान बनवा लेते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी वहाँ शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस प्रकार दोनों ही बाध्यकारी कारक और आकर्षक कारकों की चरम परिणति भारी मात्रा में बड़े शहरों में जनसंख्या के केंद्रीकरण की होती है। वैसे सामान्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रवास के कारण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय हो सकते हैं। रोजगार तथा कैरियर के लिए माइग्रेशन आर्थिक होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और किसी विशेष स्थान पर प्रताड़ना और सामाजिक स्टिग्मा के कारण प्रवास सामाजिक होगा। युद्ध या युद्ध संबंधी दशा के कारण प्रवास राजनीतिक होगा, जबकि पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे लगातार बाढ़ के डर के कारण प्रवास पर्यावरणीय होगा। पर प्रवास के ये सभी कारण नगरीकरण को जन्म देंगे आवश्यक नहीं। नगरीकरण के प्रभाव और समस्याएं। इम्पैक्ट एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण केवल ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का माइग्रेशन तथा भारी मात्रा में जनसंख्या का किसी स्थान में केंद्रीकरण नहीं है, क्योंकि इस रूप में तो आपको केवल नगरीकरण के अवांछित प्रभाव तथा समस्याएं ही दिखाई पड़ेंगी। नगरीकरण विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है, उसका परिणाम है, उसका संचेतक है। यह सही है कि नगरीकरण को चाहे जिस रूप में लिया जाए तथा जिस कारण से हो, यह किसी विशिष्ट शहर में सामान्यतः औद्योगिक विस्तार के साथ कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों के प्रवास के कारण जनसंख्या के शहर में केंद्रीकरण जनसंख्या के आकार तथा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि लाता है। पर इसके कारण कृषि क्षेत्र तथा कृषि में लगे हुए श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र में अवशोषण होता है। जैसा ऑर्थर लेविस अपने श्रम के असीमित पूर्ति के साथ जो कृषि क्षेत्र में है आर्थिक विकास के सिद्धांत में प्रतिपादित करते हैं तथा अर्थव्यवस्था का विकास होता है। कहने का अर्थ यह है कि नगरीकरण के कुछ धनात्मक पॉजिटिव प्रभाव हैं जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाते हैं, पर साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं, जो शहर में जनसंख्या तथा जन घनत्व में वृद्धि के कारण वहाँ उपलब्ध संसाधनों तथा सुविधाओं पर पड़ने वाले अत्यधिक बोझ के कारण होते हैं, जिसे हम जनसंख्याजन्य प्रभाव पॉपुलेशन लेड इफेक्ट कह सकते हैं। नगरीकरण की यह समस्या शहर के आकार के बड़ा होने, मकान, स्लम्स, भीड़ तथा अमानवीयकरण, जलपूर्ति, ड्रेनेज, यातायात, ट्रैफिक, पावर की अल्पता, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, प्रदूषण, अपशिष्ट संचयन और प्रबंधन से संबंधित है। नगरीकरण के प्रभावों की व्याख्या हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। आर्थिक प्रभाव। नगरीकरण तथा ग्रोथ समृद्धि आवश्यक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर इसके प्रभाव दोनों ही धनात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं।
आर्थिक विकास सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसमें ग्रामीण कृषि प्रधान क्षेत्र तथा भूमि औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित होती है। यह वास्तव में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के उद्योग तथा सेवा पर आधारित नगरीय अर्थव्यवस्था में संक्रमण की स्थिति को स्पष्ट करता है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्र में अवसंरचना विकास अधिक रहता है। रेल, रोड, बिजली, वित्तीय संस्थाएं जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने से संबंधित कारक हैं का विकास अधिक रहता है। इन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की भी संभावना अधिक रहती है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर कुशल और अकुशल दोनों उपलब्ध रहते हैं, जिससे आकृष्ट होकर गांवों से श्रमिक नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रकार अवसंरचना विकास और औद्योगिकरण के लिए अन्य आगतों की उपलब्धता के साथ श्रम की आपूर्ति में वृद्धि आर्थिक विकास अर्थात ग्रोथ में सहायक होगी। इतना ही नहीं, बड़े बड़े शहरों के पास खुलने वाले उद्योगों के बीच पाई जाने वाली अंत श्रृंखला अग्रगामी तथा पार्श्वगामी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज ग्रोथ प्रक्रिया को तेज करती हैं। नगरीकरण आर्थिक विकास तथा सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि में कितना सहायक होगा, इसकी पुष्टि हम नगरों में बढ़ते हुए आयकर, नगर निगम कर, जीएसटी वसूली से कर सकते हैं। यह नगरीकरण की पूर्ति प्रभाव सप्लाई इफेक्ट है। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में बढ़ता हुआ जनसंख्या का प्रवास, उसकी आय अर्जन, उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि के कारण उस शहर में समग्र मांग में वृद्धि होती है, जिसे हम नगरीकरण का मांग प्रभाव कह सकते हैं, जो सरकार को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है तथा उसके कारण औद्योगिकीकरण, उत्पादन, राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। अनेक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि नगरीकरण तथा ग्रोथ के बीच धनात्मक संबंध है। नगरीकरण के कारण जो उस क्षेत्र का विकास होता है, रेल, रोड तथा एयर सेवाएं विकसित होती हैं तथा कनेक्टिविटी बढ़ती है, उसके कारण पर्यटन आय में वृद्धि होती है। इन दो प्रभावों के अलावा दो और धनात्मक प्रभाव हैं। एक तो यह कि ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों द्वारा गांवों में प्रेषण निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है तथा दूसरा, उनके अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन राज्यों में जहां नगरीकरण अधिक है वहां गरीबी का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। ग्लोबल मॉनेटरी रिपोर्ट के अनुसार उन देशों में जहां नगरीकरण 40% से कम है वहां गरीबी की दर ऊंची है, क्योंकि नगरीकरण के कारण रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होते हैं। पर नगरीकरण के कारण से अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नगरीकरण के कारण उत्पन्न सभी आर्थिक समस्याएं जनसंख्या के शहर के आर्थिक संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता पर पड़ने वाले दबाव के कारण है, जिसके कारण इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता गंभीर रूप से गिरती है। बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं आवासीय सुविधा, यातायात तथा संवहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वच्छता, जलापूर्ति तथा अन्य पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं। पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है आवास, स्वास्थ्य तथा यातायात, जो जनसंख्या के इन माइग्रेशन की वृद्धि के साथ समन्वय नहीं स्थापित कर पाते। आवासीय सुविधाएं विकसित करने के लिए अन्य संसाधनों के साथ जमीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति सीमित है तथा कम है। यही हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी है, क्योंकि लगभग सभी लोग
अपने काम तक जाने तथा आने के लिए पब्लिक यातायात का ही प्रयोग करते हैं। हर जगह, चाहे सड़क हो या मैदान, चाहे ट्रेन हो या बस, बढ़ती हुई भीड़ के कारण समय और श्रम शक्ति का नुकसान होता है। रोजगार के स्थल तक पहुंचने में जो लंबा समय लगता है, जिसे हम घर्षण जनित फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कहते हैं, वह एक भारी राष्ट्रीय नुकसान है। इसके कारण जो समय और श्रम शक्ति का नुकसान होता है, उसकी गणना जीडीपी में नहीं होती और ना ही उसकी लागत को आर्थिक लागत इकोनॉमिक कॉस्ट में जगह मिलती है। इन शहरों में बढ़ते जनसंख्या घनत्व के कारण मकानों की अनुपलब्धता है और उपलब्ध हैं भी तो उनका किराया बहुत अधिक है। बढ़ती हुई आबादी के कारण सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली अन्य पब्लिक यूटिलिटी जैसे जल आपूर्ति, हॉस्पिटल तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका अधिक खामियाजा गरीबों और मध्यम आय वर्गीय लोगों को झेलना पड़ता है। पर नगरीकरण के कारण सबसे गंभीर आर्थिक समस्या वहाँ पाई जाने वाली संपत्ति, आय और उपभोग में पाई जाने वाली वितरण की विषमता से संबंधित है। बी, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। बढ़ती हुई जनसंख्या दबाव के कारण नगर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी होती है तथा साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही महंगी हो जाती हैं। पर सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और स्वच्छता को कायम रखने की है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बाधित होती है। अधिक जनसंख्या के कारण बहुत सी बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। सी, सामाजिक प्रभाव। नगरीकरण का जितना आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव होता है, उतना ही इसका सामाजिक प्रभाव भी होता है। नगरीकरण के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण जनांकीय संरचना, परिवार की भूमिका, किस प्रकार से एक व्यक्ति व्यवहार करता है, किसी प्रकार दूसरे